जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हमने आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा एसेट जो नॉन करंट एसेट होता है डेप्रिशिएट होता है। फिर कुछ कंसेप्ट हमने लिए थे कॉजेज में, ड्यू टू वेयर एंड टेयर इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, पैसेज ऑफ टाइम होता है, डेप्लीशन। और डेप्लीशन की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो कुछ मेथड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, इन विच द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशन भी सीखी थी और उसका उसके एडवांटेजेस भी देखे थे और उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। ठीक है। ये समरी थी लास्ट क्लास की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है, इसमें किस तरह से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि आपने हमेशा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो अपनी बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है the method of depreciation is where the depreciation charge each year decreases as it is calculated on the net book value rather than the cost। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट को यूज करते हैं। डायरेक्टली कॉस्ट से हम एस्टिमेटेड लाइफ को क्या कर पा देते हैं, डिवाइड कर पा देते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि आपको नेट बुक वैल्यू पर अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, ये नेट बुक वैल्यू क्या होती है? नेट बुक वैल्यू होती है, नेट बुक वैल्यू, वैसे तो ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, इसकी डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। नेट बुक वैल्यू होती है जो एसिड है और उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है, अगर आप वो माइनस कर देते हो तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। जैसे सपोज करो कि 2024 में एक एसिड है और उसकी जो कॉस्ट है वो $100 है और उसका $10 डेप्रिसिएशन है। तो जो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी वो $90 होगी। मीन्स कि उसकी कॉस्ट में से उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो वो कहलाती है आपके पास नेट बुक वैल्यू। अच्छा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, एज्यूम करते हैं, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ अपने पास से, एक एग्जांपल लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन किस तरह से आ रहा है और स्ट्रेट लाइन में किस तरह से आ रहा था। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस ही क्यों यूज करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नहीं यूज करते। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें एन एसेट विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000। और साथ में आप ये सपोज कर लो जो उसका रेट है, डेप्रिसिएशन जो रेट है, वो हम सपोज कर लेते हैं कि 40% है। वो कितना है, 40% है। एक मिनट बेटा। अच्छा, इसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 40% है। अच्छा, ये याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको डेप्रिसिएशन का ना रेट यानी कि परसेंटेज दी जाती है कि कितने परसेंट से डेप्रिशिएट होगा।
तो यहाँ पर ये जो रेट है डेप्रिसिएशन का ये है 40%। अब सर ये रेट कहाँ से आता है? ये कंपनी खुद कैलकुलेट करती है। सर कैसे कैलकुलेट करती है? कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर के एक रेट निकाल लेती है अपने एसेट का, क्योंकि देखो कंपनी एसेट को यूज कर रही है तो कंपनी को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी कम होती है। तो उसके कंपनी के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी हेल्प से कंपनी क्या करती है कि डेप्रिसिएशन का एक रेट कैलकुलेट कर लेती है, जो कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर यूज करती है। तो ये रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और डेप्रिसिएशन का रेट भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। सपोज कर लें कि जो आपको परचेजिंग डेट दी जा रही है, यानी कि जब आप एसेट को एक्वायर्ड कर रहे हो, वो आप एक्वायर्ड कर रहे हो जुलाई 1 2023। जुलाई 1 2023 में आपने एसेट को एक्वायर्ड किया है, यानी कि परचेज किया। अब रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, you are required to compute depreciation for the year 2024, 2025, 2026 and 2027। अब आपको 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 2024, 2025, 2026 एंड 2027। इन 4 इयर्स का आपको डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करना। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे किस तरह से अप्लाई होता है। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक ही बात होगी। अच्छा, देखो सबसे पहले देखो आपके एसेट की कॉस्ट क्या थी। सर हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी डेट वॉज $25,000। रुपीस इन डॉलर में होंगी। सर हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी डेट वॉज $25,000। अब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे फर्स्ट ईयर का 2024 का। 2023 में खरीदा है जुलाई 1 को, तो आपकी जो कंपनी का ईयर एंड होगा वो अगले साल जून 30 में जाकर के होगा। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर है जुलाई 1 से, अगर लेट सपोज आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगले साल जून 30 में जाकर के आपका एंड होगा। ये आपका क्या होगा? एंड होगा। ये आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा। आपका जो जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई 1 से हो रहा है, और जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 12 मंथ जब कंप्लीट होंगे वो कब होंगे? जून 30। तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कब? जून 30 को। इस डेट पर आकर आप अपने एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे जून 30 2024। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड June 30, 24। ठीक है, June 30, 24। अब आपने सिंपल क्या करना है? अभी तो देखो मैंने कहा था कि हमेशा जो भी रेट अप्लाई होगा, जो भी रेट अप्लाई होगा, रेट अप्लाई होगा ऑन बुक वैल्यू। ऑन बुक वैल्यू अप्लाई होगा। रेट आपको गिवन है कितना है? 40%। सर यहाँ पर तो यहाँ पर तो
हमारे पास बुक वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्या है, एसेट की कॉस्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका पहला साल होता है ना, जो पहला साल होता है, जिस साल आप एसेट को खरीदते हो, उस साल आप कॉस्ट को यूज करते हो, आप बुक वैल्यू को यूज नहीं करते हो। क्योंकि बुक वैल्यू जो आती थी वो मैंने आपको बताया था, बुक वैल्यू आती है कि आप क्या करते हो, कॉस्ट में से अपना टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, तब जाकर के आपके पास बुक वैल्यू आती है। तो सर पहले साल कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं होता, हमारा एसेट बिल्कुल न्यू होता है, तो पहले साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इट मींस के कॉस्ट ही हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। तो जो हम रेट अप्लाई करेंगे वो किस पर अप्लाई करेंगे, कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सिर्फ पहले साल के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगले सालों में तो आपके पास एसेट का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अगले सालों में तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन पहला साल है, पहले साल आपने एसेट को नया नया बाय किया है, तो आपका एसेट बिल्कुल न्यू है, कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। तो इसका मतलब पहले साल आपके एसेट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इनिशियल लेवल पर, वो न्यू एसेट है। तो पहले साल आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट होती है वही आपकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है। इट मींस कि जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने अपनी कॉस्ट पे ही अप्लाई कर देना है पहले साल, सिर्फ पहले साल। जैसे हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो कितना था, 40% था, तो मैं कॉस्ट पे ही अप्लाई कर दूंगा 25,000 पर। जब मैं 40% अप्लाई करूंगा, 25,000 का 40% लूंगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास 10,000। तो ये बेटा आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये बात आपको क्लियर हो गई? जी सर। यहाँ तक कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नहीं सर, सर वो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की और नेट बुक वैल्यू की डेफिनेशन नहीं जी लिखवाई। जी बेटा, वो मैं कह रहा था कि पहले पैटर्न थोड़ा सा समझा दूं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं ठीक इसकी ठीक है डेफिनेशन भी सर। लिखवा दूं। ओके सर। अच्छा, तो सर पहले साल तो हमने डायरेक्टली कॉस्ट पे जो है वो क्या किया है, अप्लाई किया है, 40% हमने अपनी कॉस्ट पे अप्लाई किया है, 40% हमने एसेट की कॉस्ट पर अप्लाई किया है। तो हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन निकल कर आया है 10,000, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब सर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ चुका है, और जैसा कि आपने बताया कि अगर आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, कॉस्ट में से अगर आप अपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। आपके पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। तो अब यहीं पर ही मैं क्या करूंगा, 10,000 माइनस करूंगा। 10,000 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी बुक वैल्यू, विच इज $15,000। और ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू। अब अगले साल यही कैरी ऑन होगी, अब यही कैरी फॉरवर्ड होगी अगले साल, कि हमारे एसेट की अब कॉस्ट नहीं रहेगी बल्कि क्या होगी, बुक वैल्यू हो जाएगी। और बुक वैल्यू एट, ये कॉस्ट थी एट जुलाई 31, सॉरी जुलाई 1 2023 में, अब ये बुक वैल्यू हो जाएगी एट जुलाई 1 2024 में। सर हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारी बुक वैल्यू ये आ रही है। अब अगेन जब मैं नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड June 30 2025। अब 25 में मैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूंगा, रेट हमारा वही रहेगा 40%। तो ये किस पर अप्लाई होगा सर, बुक वैल्यू पे होगा, और बुक वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 15,000। 15,000 के ऊपर आप 40% अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000।
पहले 10,000 मैंने माइनस किया है, तो 15,000 बुक वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने क्या किया है, ये किस तरह से आई है, ये बुक वैल्यू किस तरह से आई है। ये बुक वैल्यू किस तरह से आई है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ, तो आ रही है हमारे पास बुक वैल्यू। अब अगेन 6,000 आ गया 2025 का डेप्रिसिएशन। अब ये जब मैं माइनस करूंगा, तो अब अगेन मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, और वो बुक वैल्यू जुलाई 1 2025 की होगी। बुक वैल्यू एट जुलाई 1 2025, 15 में से 6,000 माइनस करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। ये क्या कर रहा हूं, ये कैसे आया, बुक वैल्यू 9,000 किस तरह से आई। सर आपने क्या किया है, आपने सर अब जो बुक वैल्यू थी, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई होता है। तो सर ये जो रेट अप्लाई हुआ है बुक वैल्यू पर, तो सर आपने क्या किया है, बुक वैल्यू से ही माइनस कर दिया नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो सर हमारे पास अगेन नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू आ गई। तो बुक वैल्यू में से आप क्या करते रहोगे, सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस करते रहो। अब जैसे अगर मुझे 2026 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड, सर लेकिन जो 2025 की बुक वैल्यू आई है वो तो 6000 नहीं है। 6,000 बेटा डेप्रिसिएशन है। तो सर बुक वैल्यू कैसे निकाली? माइनस करके 15,000 जो ऑलरेडी बुक वैल्यू थी, उसमें से 6,000 मैंने क्या किया, माइनस किया, 9,000 बुक वैल्यू। ये 6,000 क्या था, ये 6,000 बेटा डेप्रिसिएशन है। आपने क्या किया है, ऊपर जो बुक ठीक है वैल्यू सर। थी 15,000, उसमें से 6,000 माइनस किया, तो बुक वैल्यू आ गई 9,000। डेप्रिसिएशन हमारे पास ये है, 2024 का 10,000 है, और 2025 का कितना है, 6,000। अब मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, ईयर एंडेड जून 30 2026 का। अगेन रेट वही है हमारे पास, कितना, 40%। 9,000 पे मैं अप्लाई करूंगा, जो बुक वैल्यू है, किस पे अप्लाई करना होता है, बुक वैल्यू पे। 9,000 पे मैं अप्लाई करूंगा 40%, तो ये आ जाएगा 3,600। तो बेटा ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 2026 का। ये मैं माइनस कर दूंगा 9,000 में से, तो अगेन मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट ईयर की। 9,000 में से माइनस करूंगा 3,600, तो 5,400 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल का, और साथ साथ हम बुक वैल्यू भी उस साल की कैलकुलेट करते जा रहे हैं। अब जैसे लेट सपोज अगर हमें 2027 का डेप्रिसिएशन चाहिए, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड जून 30 2027, तो अब जो 40% अप्लाई होगा वो किस पर अप्लाई होगा, 5,400। तो 5,400 पे आप 40% अप्लाई करोगे, द आंसर विल बी 2160।
ये माइनस कर दोगे तो आपके पास अगेन बुक वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगी 3240। जी। तो बेटा इस तरह से आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ तक बेटा कोई सवाल कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर नोट किया हो, जो फर्स्ट ईयर का जब हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, डेट वाज $10,000 इन 2024। जब हम सेकंड ईयर पे आए 2025 में, तो डेप्रिसिएशन कितना आया, $6,000। तो जब हम थर्ड ईयर में गए तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया, $3,600। अगर आप देखो ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हर साल पिछले साल से कम होता है डेप्रिसिएशन। पहले साल सबसे ज्यादा था, उस उससे अगले साल डेप्रिसिएशन कम हो गया, उससे अगले साल डेप्रिसिएशन और कम हो गया, उससे अगले साल डेप्रिसिएशन और कम हो गया। क्या रीजन है कि सर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है? उसका मेन रीजन तो बेटा ये है कि बेटा हम जो डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हैं वो हम बुक वैल्यू पे करते हैं। हम किस पे करते हैं, हम बुक वैल्यू पे जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हैं। तो बुक वैल्यू कैसे आती है सर, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो सर जब आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो हर साल अमाउंट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आ रहा है वो माइनस हो रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है वो माइनस हो रहा है। तो सर आपकी आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सर जब आप उसके ऊपर रेट अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली अमाउंट भी क्या आता है, कम आता है। तो पहले साल जो होता है उसमें से कुछ माइनस नहीं होता। पहले साल 25,000 के ऊपर देखो कॉस्ट पे मैंने डायरेक्टली रेट अप्लाई किया, सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन पहले साल आया। फिर उसके बाद जब दूसरा साल पहुंचा तो मैंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, तो अमाउंट मेरी 25,000 से डिक्रीज होकर 15,000 हो चुकी थी। तो जब मैंने 15,000 पर रेट अप्लाई किया तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या आया, कम आया, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका था, कम हो चुका था। थर्ड ईयर पे जब मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना स्टार्ट की तो पिछला जो 6,000 का डेप्रिसिएशन था वो मैंने 15,000 में से माइनस किया तो 9,000 हुआ। अमाउंट मेरी और कम हो गई। तो जब मेरी अमाउंट कम हो रही है तो साथ साथ मेरा डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सर कम होगा। इस वजह से हम इस मेथड को कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल पिछले साल से कम होगा, क्योंकि आप जो रेट अप्लाई करते हो वो बुक वैल्यू पे अप्लाई करते हो। स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहेगा। पहला साल हो एसिड का या एसिड का आखिरी साल हो, एसिड का जो डेप्रिसिएशन रहेगा दैट विल बी द सेम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, तभी आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हो। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपका डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की डेफिनेशन लिखना चाहते हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। The reducing balance method of depreciation
is where the depreciation charge each year each year decreases. पहली बात तो ये हो गई जो अभी मैंने आपको बताया कि हर साल डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा। पहले साल 10,000 था, दूसरे साल 6,000 हुआ, तीसरे साल 3,600 हो गया, और फोर्थ ईयर पे 2,160 हो गया। तो हर साल जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या होगा, कम होगा। एज इट क्यों कम होगा, एज इट इज कैलकुलेटेड on the net book value rather than the cost। हम सर आपने इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया। फॉर्मूला नहीं बेटा, मैंने पैटर्न बता दिया कि इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ओके करना। सर। ठीक है, फॉर्मूला वैसे अगर आप देखो तो ये मैंने लिखा हुआ है कि आप रेट पर बुक वैल्यू पे आप रेट अप्लाई कर देते हो जो भी गिवन होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इस पैटर्न से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जी सर। सर ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, वो आपने क्या लिखा था, रेट मल्टीप्लाई बाय। जी बेटा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, वो आपने क्या लिखा था, रेट मल्टीप्लाई बाय। बुक वैल्यू। ठीक है, जी सर। अच्छा। अच्छा सर, ये बुक वैल्यू क्या होती है, ये बुक वैल्यू क्या होती है, इस पे भी बता दें, बुक वैल्यू क्या होती है। देखो, बुक वैल्यू मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, बुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन होता है, वो आपकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है। लेकिन मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि बुक वैल्यू क्या होगी आपकी। द बुक वैल्यू इज अ द नेट बुक वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस द टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट। जितना डेप्रिसिएशन होता है, टोटल डेप्रिसिएशन, वो आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। सर मुझे यहाँ तक सारी समझ आ गई है, मैं नमाज की ब्रेक ले लूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ले लेना मास्क में। ओके इसको सर, आप मैं स्टॉप नमाज करो। पढ़ के रीजॉइन करती हूँ। ओके।
अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस पर और इसके डिसएडवांटेजेस पे, कि डिविडेंड बैलेंस मेथड की क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसका जो पहला एडवांटेज आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है, इट मैचेस द कॉस्ट विद रेवेन्यू। यहाँ पर बेटा ये जो एडवांटेज है ना, ये अप्लाई होता है यहाँ पर। हमारे पास एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग का जो मैचिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग का जो मैचिंग कंसेप्ट है वो आपको ये कहता है कि अगर आप कोई रेवेन्यू अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप कोई अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड आपको उसका एक्सपेंस भी लाजमी 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 रिकॉर्ड करना है। ये कहलाता है मैचिंग कंसेप्ट। जैसे इसमें छोटी सी एग्जांपल कि मे भी शायद आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को शो करते हैं। और जैसे ही हम सेल्स को शो करते हैं तो उसमें से नीचे माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब आप कोई भी अर्निंग करो, आप कोई भी अर्निंग करो, कोई भी रेवेन्यू जब आप जनरेट करते हो, जो भी आप इनकम जनरेट करते हो, उसके बैक पर कोई ना कोई एक्सपेंस लाजमी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने रेवेन्यू अर्न किया और कोई खर्चा ना किया हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर कोई इन्वेंट्री अपनी मार्केट में सेल करते हो तो इससे पहले आपने उस इन्वेंट्री को बाय किया होगा, यानी कि आपने एक्सपेंस किया है, तभी तो उसकी बेस पर आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो कोई भी रेवेन्यू जब आप जनरेट करते हो तो उसकी बैंक पे कोई ना कोई एक्सपेंस लाजमी होता है। ये कहलाता है मैचिंग कंसेप्ट, कि कोई भी रेवेन्यू जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसकी बैंक पे कोई ना कोई एक्सपेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये जो मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू का मतलब है कि देखो बेटा, जब आप एसेट, कोई न्यू एसेट लेते हो ना, कोई भी न्यू एसेट लेते हो, तो उस न्यू एसेट से आपको बेनिफिट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली नेक्स्ट ईयर्स में। जैसे आपने अपना कोई, अगर आपने मोबाइल फोन बाय किया है, कोई न्यू आपने सेल अपना बाय किया, आईफोन आपने 16 बाय किया, जब आपने आईफोन 16 बाय किया है तो जो उसकी परफॉर्मेंस पहले साल होगी ना, वो दूसरे साल में वैसी परफॉर्मेंस नहीं होगी। बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, उसकी लो हो जाएगी। तीसरे साल में परफॉर्मेंस और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही है कि कोई भी एसेट, अगर मैं एक नई गाड़ी परचेज करता हूँ, नई कार, न्यू कार में परचेज करता हूँ, पहले साल क्या होगा, मुझे मैकेनिक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट मैं उसके अंदर फ्यूल जो है वो डलवाऊंगा और मेरा सफर जो है वो होता रहेगा। मुझे कोई बस ऑयल चेंज करना है, वो फ्यूल जो है वो उसके अंदर भरवाना है, बस। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, न्यू कार है। लेकिन जब दूसरे साल पे आऊंगा तो फिर क्या होगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कंपैरेटिवली पहले साल से कम हो जाएगी। और जब मैं थर्ड ईयर पे आऊंगा तो फिर
उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली मेरे सेकंड ईयर से और कम हो जाएगी। तो कोई भी बेटा जब आप न्यू एसेट लेते हो तो वो नया होता है इनिशियली, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाती है, बुरी होती जाती है। तो यहाँ पर आपको मैचिंग कंसेप्ट ये बता रहा है कि जब आप एसेट ले रहे हो, जब आप कोई एसेट ले रहे हो, तो इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली ये हो रहा है कि आपको उससे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो एसेट बिल्कुल न्यू है, तो उसका बेनिफिट भी क्या है, आपको ज्यादा है। तो इसी वजह से आपने इनिशियल एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉर्ड किया, यानी कि पहले साल देखो डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000। जब दूसरे साल पे आप पहुंचे, आपको बेनिफिट कंपैरेटिवली पहले साल से कम हो रहा है। अब 10,000 से आपने डेप्रिसिएशन भी फिर क्या किया है, कम रिकॉर्ड किया है, कितना रिकॉर्ड किया है, 6,000। तो जो जो एसेट हमारा पुराना होता जाता है, तो उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा होता है वो कम होता जाता है। इस वजह से हम एक्सपेंसेस को भी कम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले साल जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 10,000 है, दूसरे साल हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना है, 6,000 है, तीसरे साल जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना है, 3,600 है। तो ईयर बाय ईयर हमारा डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस हम कम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उस एसिड से जो मिलने वाला हमें बेनिफिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां पर एक जो पहला बेनिफिट आता है वो मैचिंग कंसेप्ट का आता है। मैचिंग कंसेप्ट में इट मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू, यानी कि जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है, जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है और जो उस बेनिफिट की जो कॉस्ट है, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यानी कि बेनिफिट भी कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और रिलेटेड उससे एक्सपेंस जो है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहला एडवांटेज समझ में आ गया। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बेनिफिट क्या होता है। सेकंड बेनिफिट इसमें आप देख लो कि इट इज यूजफुल फॉर दोज नॉन करंट एसेट्स where greater benefit are in the early years of usage। तो ये भी वही बात हो गई। ठीक है, ये उन एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है जो एसेट आपको अर्ली ईयर में ज्यादा एडवांटेज देते हैं, और बाद के सालों में जो एडवांटेज होता है वो उनका क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। बेटा ये मैचिंग कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, ये ना थ्योरेटिकल चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। वैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ना वो इससे रिलेट करके पूछ लेता है कि बताओ कि जो आपका मैचिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल है वो कहाँ पर अप्लाई होता है। तो फिर आप यहाँ पर लिखते हो कि भाई मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू है वो आपस में क्या करते हैं, मैच करते ओके हैं। अच्छा, सर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। Disadvantages of reducing balance method। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशंस हमें करना पड़ती हैं, हर साल हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है। आपके सामने है कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, हर साल का सेपरेटली कैलकुलेट किया। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 था,
सेकंड ईयर का 6000 था, थर्ड ईयर का 3600 था। हर साल का डेप्रिसिएशन हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सर जो एक डेप्रिसिएशन आता है, जैसे $100 जो आया था, वो हर साल का डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, हमें कैलकुलेशंस इतनी कोई खास नहीं करनी पड़ती। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक मसला ये आ जाता है कि हमें हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉर्मली कंपनीज होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो कंपनीज अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रही होती हैं, वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड पे करती हैं। वही मसला आ जाता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन हैज टू बी recalculated each year. Has to be recalculated each year. ये इसका एक डिसएडवांटेज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा है। जी इसमें से सर। कोई क्वेश्चन बेटा आपका है तो मुझसे पूछ लीजिए। नो सर। क्लियर है सब कुछ? जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। और लेक्चर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आज रात तक अपलोड हो जाएगा। ये दोनों, कल का लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करके ना आपके साथ शेयर करते हैं उसका लिंक। ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।